बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हमने स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा था वो डीसी सर्किट्स का इंट्रोडक्शन था और हमने ये पढ़ा था कि करंट डेंसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम्स लॉ का रिलेशनशिप क्या होता है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि सिंगल लूप्स और मल्टी लूप्स क्या होते हैं। फिर उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केवीएल और केसीएल का यूज़ देखा था। इसके अलावा हमने सिंगल लूप सर्किट को कैसे जो है सिंगल लूप सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी हमने देखा था। आज हम जो है मल्टी लूप सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, और एक डेरिवेशंस है आप लोगों के लिए जो कि है कि किसी भी जिसका नाम तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसका जो मेन टास्क है उसमें मेन टास्क है किसी कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज कैसे किया जाता है थ्रू ग्रोथ एंड डीके ऑफ अ चार्ज इन आरसी सर्किट। तो हम आरसी सर्किट में देखेंगे कि किसी भी चार्ज का ग्रोथ यानी उसमें ग्रोथ कैसे आती है और डीके कैसे आता है। कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए मैं आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। हमारे पास जो है ये एक डायग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रही होगी, नहीं नज़र आ रही तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इस डायग्राम को। ये डायग्राम है हमारे पास, ये एक आरसी सर्किट है। इसको आरसी सर्किट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके दो स्विचेस हैं, ये बैटरी है। बैटरी जो है आपके पास एक बैटरी का एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, और ये जो स्विच है ये एस है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इस पॉइंट को रेजिस्टेंस से कनेक्टेड किया। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है आपके पास जो वोल्टेज गुजरेगा वो कहलाएगा डेल्टा वी आर, जो कि और वो तो हमारे पास कहता है कि वी बराबर है आई आर के, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। और इसी तरीके से जो कैपेसिटेंस के क्रॉस जो वोल्टेज गुजरता है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के। अब ये बैटरी कनेक्टेड है, इसका जो है वो वोल्टेज है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको मैं कहती हूँ। इसके जो है ये जो एरो की डायरेक्शन है ये असल में करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट यहीं से जाएगा। अब अगर मैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात कर रही हूँ कि मैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी जो है कैपेसिटर चार्ज हो जाए, यानी पोटेंशियल गुजरे और इसके ये इसकी दो प्लेट्स लगी हैं, इसके अक्रॉस क्या हो जाए कि चार्ज जो है वो जाके स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट ए को क्या करूँगी कि इस पॉइंट ए को इससे कनेक्ट कर दूँगी। जब मैं इस पॉइंट ए को इससे कनेक्ट करूँगी तो मेरे पास हमेशा करंट किससे गुजरता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो होगा क्या, जब मैंने इस पॉइंट ए को इस एस से कनेक्ट किया तो अब कनेक्ट करने की वजह से जब पोटेंशियल जाएगा तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। जब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा तो होगा क्या कि आपके पास यहाँ भी जो है वोल्टेज गुजरेगा और यहाँ पर भी चार्जेस को मूवमेंट मिलेगी, करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट यहाँ पर भी जाएगा, जिसकी वजह से चार्जेस को मूवमेंट मिलेगी, वोल्ट थ्रू वोल्टेज थ्रू करंट, तो वहाँ पर भी जाके वो प्लेट्स पर जाके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगे। लेकिन ये तो हमने थ्रू डायग्राम बताया, अब हम इसकी डेरिवेशन को देखेंगे कि किसी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करें हैं तो उसके चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड टू ए, द कैपेसिटर सी इज चार्ज बाय ईएमएफ एंड थ्रू द रेजिस्टर आर। यानी जब आपने इस स्विच एस को जब आपने कनेक्ट किया पॉइंट ए से अपने, तो क्या हुआ कि आपके पास जो है ये ईएमएफ जो है ये इसने जो है कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया। किसके थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू। जाहिर है क्योंकि एस कनेक्टेड हुआ है पॉइंट ए से। अब जो पोटेंशियल गुजरेगा वो यहाँ से भी गुजरेगा, जब पोटेंशियल गुजरेगा तो चार्जेस भी जो है इनको एनर्जी मिलेगी और वो भी जाके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टर। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ कि अब हम डायग्राम हमारी हो गई। अब हम चलते हैं डायरेक्ट। सपोज वी चार्ज अ कैपेसिटर इन दिस फिगर, जो हमने नीचे फिगर बताई, हमने कहा कि हम सपोज कीजिए कि हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करें बाय कनेक्टिंग स्विच एस टू अ
ए, यानी हमने जब कैपेसिटर को चार्ज करें तो उसको पॉइंट एस को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, और वो पॉइंट ए क्या कर रहा है, पॉइंट ए जो है असल में उसका कनेक्शन किससे, इससे है, और करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन होती है, तो वो इस तरह फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट पूरा जब ये पॉइंट इससे कनेक्टेड हो जाएगा तो करंट पूरे कैपेसिटर पूरे सर्किट में गुजरेगा। ठीक है, the current I flows in the circuit which charge the capacitor and develop the potential difference Q upon C। तो करंट क्या होगा, पूरे कैपेसिटर में पूरे सर्किट में गुजरेगा और जाएगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा और वहां पर क्या पोटेंशियल को डेवलप कर देगा, यानी कौन सा पोटेंशियल, Q अपॉन C अक्रॉस द कैपेसिटर, जहां पर आपके पास चार्ज क्या है, Q है, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, C है। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू IR, और जो पोटेंशियल जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस गुजर रहा है वो वहां पर कितना होगा, आई आर। आई मीन्स आपके पास करंट है, आर आपके पास उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। इफ ई इज द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ई क्या है आपके पास, सेल है बैटरी का, ये जो है आपके पास कनेक्टेड, अब ये बस पूरे सर्किट में गुजर रहा है, तो ये क्या होगा, असल में ई बराबर होगा वी डेल्टा वी आर प्लस डेल्टा वी सी के पोटेंशियल के, यानी दोनों के सम के। ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी मैं कहूँ ये बराबर होगा डेल्टा वी आर प्लस डेल्टा वी सी, इन दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये बैटरी हमने कनेक्ट की है और जब करंट यहाँ से गुजरेगा वो सिर्फ यहाँ नहीं जाएगा बल्कि यहाँ भी जाएगा, तो इन दोनों के पोटेंशियल का सम होगा ईएमएफ। ठीक है, आपके पास ये जो है डेल्टा वी सी है जो कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल आ रहा है वो क्यू अपॉन सी है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो आई आर है। ये देखिए, ये आपके का रेजिस्टर के अक्रॉस है और ये वाला आपका पोटेंशियल के क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस है। ठीक है, तो इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं नीचे, फिर गोना बताएं द कैपेसिटर कंटिन्यूस गेटिंग चार्ज till it attain the maximum charge Q नॉट, यानी अब हम कैपेसिटर को चार्ज करते जा रहे, चार्ज करते जा रहे। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उसका चार्ज Q था, जब हम उनको तब तक चार्ज करेंगे जब तक उस वो अटेन ना कर ले मैक्सिमम चार्ज। कौन सा मैक्सिमम चार्ज, Q नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज है क्यों ना, जब तक वो ये जो है लिमिट अटेंड नहीं कर लेगा, अटेंस नहीं कर लेगा, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल the current I is equals to 0 and the potential across the capacitor is equals to Q naught upon C। अब फर्ज कर लीजिए आपके पास करंट 0 हो गया, तो कैपेसिटर के क्रॉस आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन C। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे कि जो है पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास करंट 0 हो गया। अब करंट 0 हो गया तो जाहिर है अब मैक्सिमम आपने चार्ज कितना किया कैपेसिटर को, Q नॉट चार्ज किया, तो इसका मतलब है कि पूरे सर्किट में इस वक्त आपके पास मैक्सिमम चार्ज कितना है, Q नॉट। तो इसका मतलब है आपके पास जो E है जो कि बराबर था आपके पास, असल में वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ हो जाएगा कैपेसिटर क्रॉस Q नॉट अपॉन C। आप क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, Q नॉट अपॉन C। अब Q नॉट अपॉन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन C प्लस IR। अब इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आपको पता है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है जहां पर लिखा है IR, आई मीन्स आपके पास करंट है, ये बराबर होगा dq अपॉन dt, यानी दोनों के डिफरेंशिएट के, क्योंकि करंट हमेशा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। यहाँ पर आपके पास dq अपॉन dt के बराबर होगा, तो जहाँ आपके पास I है वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे इसको dq अपॉन ddt से। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि आपके पास q अपॉन जो c है इसको आप जो है आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों की जगह रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है, ये आपने देखा कि आपका जो Q अपॉन सी है यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था, ये इक्वल्स टू के इस तरफ जाके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया। डिनोमिनेटर में आपके पास कैपेसिटेंस सेम है, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने सॉल्व किया, ये कुछ इस तरीके से आ गया Q नॉट माइनस Q इज इक्वल्स टू आर डी क्यू अपॉन डी डी टी। फिर क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी, तो आपके पास जो है डी क्यू के नीचे क्यू नॉट अपॉन क्यू सी आ गया, डी डी टी को आप उधर ले गए और आर को ले जाके यहाँ सी से मल्टीप्लाई करवा दिया, नहीं डिवाइड कर। अब आपने क्या किया, क्योंकि वो आपने क्यों किया, ये आपने इसलिए किया क्योंकि अब आप जा रहे हैं थोड़ा सा इसको सॉल्विंग सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ लाने की तरफ। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर, आपके पास डिफरेंशिएट किस में आ रहा है, क्यू में आ रहा है। लेकिन अब जो कि आपके पास ये डिफरेंशियल है आपके पास, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, इस डी क्यू का डिफरेंशियल भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जो है वो कर रहे होते हैं और इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और अगर वो नीचे मौजूद हो आपके पास डिनोमिनेटर में, तो हमें उसका लाजमी क्या लेना पड़ता है, हमें उसका जो है लेना पड़ता है उसका जो है डिफरेंशिएट भी। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास अगले स्टेप में, इंटीग्रल डी डी टी अपॉन आर सी, इन लेफ्ट हैंड साइड वी टेक डेरिवेटिव ऑफ क्यू सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो इसीलिए जो है हमने क्या किया कि हमें डिफरेंशियल लेना है, यहाँ पर माइनस की कमी है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पर सो वी टेक डेरिवेटिव ऑफ क्यू, हमने क्यू का डेरिवेट लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, यानी हमने जो है लेफ्ट साइड पे जो है हमें क्यू का इस डिफरेंशिएट हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डिनोमिनेटर में क्यू नॉट माइनस क्यू मौजूद है, तो हमें इसका डिफरेंशिएट लेंगे। डिफरेंशिएट जब हम वैसे रफली तौर पे साइड पे लेते हैं तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वो डी क्यू हो जाएगा, और जब वो माइनस डी क्यू लिखा जाएगा तो होगा क्या हमारे पास कि हम जो है दोनों साइड पे, अब माइनस की तो कमी है हमारे पास, और मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जो चीज़ अगर आपको चाहिए एक जगह पर तो आपको दूसरी साइड पे भी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों को जो है दोनों साइड पे जो है माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकम्स द अपर पार्ट विल बी कंटेन। तो अपर पार्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल माइनस डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इंटीग्रल, यहाँ भी माइनस आ गया। अब क्या हुआ, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व हो के हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया है, ये आ गया आपके पास लॉग की फॉर्म में, लॉग ई इंटू क्यू नॉट माइनस क्यू। यहाँ पर टी का डिफरेंशिएट लिया है माइनस टी अपॉन आर सी प्लस, यानी टी को विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर तो लॉग लग गया क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है उस पर हम लॉग ही लगाएंगे। लॉग ई क्यू नॉट माइनस क्यू ब्रैकेट इज इक्वल्स टू टी को हमने जो है वो इंटीग्रेट किया है, ये शॉर्ट डी डी टी हमारे पास छोटा इंटरवल बता रहा है और कैपिटल टी हमें पूरा ओवरऑल टाइम बता रहा है। माइनस टी नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कांस्टेंट आ गया है, प्लस के का जो है एक कांस्टेंट है जो कि कुछ भी हो सकता है। इसको हमने क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। फर्स्ट कीजिए, अब हम पुट कर रहे हैं q इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें असल में k की वैल्यू चाहिए। हमने ये तमाम चीज़ें q को 0 किया, t को 0 किया, ये हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी। जब हमने इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास ये 0 हो गई, तो लॉग ई क्यू नॉट बचा, और ये जब 0 पुट किया तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई लॉग ई क्यू नॉट। फिर इसी वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 2 में k की जगह पुट कर दिया। हमने यहाँ पर पुट किया, फिर हमने क्या किया कि ये चीज़ हमें यहाँ पर कुछ अच्छी मालूम नहीं हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था हमें यहाँ पर। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें, तो हमने सोचा अब क्या करें क्या करें क्या करें। फिर एक जहन में ख्याल आया कि हम इसको जो है लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। फिर हमने उसको उठा के यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये यहाँ पर प्लस हो रही थी, यहाँ आकर माइनस हो गई। तो यहाँ आकर माइनस हो रही थी। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर दो लॉग के साथ अगर दो टर्म्स अगर आपके पास लॉग में अगर माइनस हो रही हो तो उसको सिंप्लीफाइड करके शॉर्ट में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉग m माइनस लॉग n, तो उसको कैसे लिखेंगे, वो इक्वल्स होगा लॉग m अपॉन n के। तो हमने ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, अब हमने इसको सॉल्व करके लिखा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू लॉग एक दफ़ा आएगा डिवाइडेड बाई क्यू माइनस टी अपॉन आर सी। अब हमारे पास इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास log e x इज इक्वल्स टू वाई, अगर इस तरह लिखा हो तो हम इसको मजीद किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास ये log e x इज इक्वल्स टू वाई ये इस फॉर्म में मौजूद था। अब हमारे पास x क्या है, हमारे पास असल में x ये चीज़ है।
तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने लॉग यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, एक्सपोनेंट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिएगा, ये देखिए क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, और एक्सपोनेंट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया माइनस सी अपॉन आर सी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये करेंगे क्यू नॉट जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो जब ब्रैकेट हटा दिए, फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, पहले तो इसको अलग अलग कर लिया, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंट माइनस सी अपॉन सी। एक्सपोनेंट माइनस सी से आ रही क्योंकि ये एक्सपोनेंट आपके पास हमने सॉल्व किया है, लॉ की वजह से आया है। अब हमने क्या किया कि आपके पास ये फैक्टर है यहाँ, ये यहाँ प्लस हो रहा है, अब हम इसको यहाँ ले, क्योंकि 1 के साथ ये कुछ मजे का लगेगा, तो हमने इसको हटा दिया, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसको हमने लेफ्ट से राइट साइड पे ले गए, तो ये प्लस हो गया, और ये यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आकर माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह सेट हुई, ये इस तरह बन गई। फिर हमने क्या किया, क्यू, हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्यू नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा था, वो जाके क्या हुआ, इस यहाँ इस साइड से, इस पूरी साइड से जाके, इस पूरी टर्म दोनों टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास चार्ज Q की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ Q नॉट इंटू 1 माइनस E माइनस T अपॉन आर सी। द क्वांटिटी ऑफ आर सी या सी आर का हूँ, बात एक ही है, इसको आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये वो टाइम कांस्टेंट होता है जो कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसका कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट आरसी इसलिए कहा है क्योंकि वहां पर आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद है और कैपेसिटर मौजूद है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि कहलाती है आपके पास टाइम कांस्टेंट। और इसको जो है हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसका आगे सिंबल आएगा ऑफ द सर्किट। अगर फॉर एग्जांपल अब हम थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करें, अगर आर सी या सी आर को हम यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, हो सकता है मे बी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो समझने में, तो और कुछ अजीब लगे, तो उनकी आसानी के लिए मैं इसको आर सी ही कर देती हूँ कि आर सी आपके पास टाइम कांस्टेंट है इन द आर सी सर्किट। अगर मैं आर सी को पुट कर रही हूँ इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, हमने पुट किया, टी से टी कैंसिल हो गया, -1 हो गया, माइनस ई की एक्सपोनेंट -1 बराबर होता है 0.368। हमारे पास क्या होगा असल में, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ क्यू नॉट, यानी ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। जब कोई चीज़ आसानी से सिंप्लीफाइड करके अगर वो ख़त्म हो सकती है तो हम उसको उतना ही सिंप्लीफाइड बनाएंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। फिर हमने 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये आ गया 0.632, तो Q आ गया इज इक्वल्स टू 0.63 Q नॉट। ये वैल्यू हमें बता रही है कि आपका जो कैपेसिटर है वो कितना परसेंट चार्ज होगा, वो कितना परसेंट चार्ज होगा, 63% उसमें जो है चार्जेस जाके स्टोर हो जाएंगे। यानी जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो उस वक्त कैपेसिटर जो है, एक कैपेसिटर जो है वो 63.2% जो है वो चार्ज हो चुका होगा। Thus, the time constant of thus the time constant RC of CR circuits is defined as the time taken by the capacitor to get charged 2.60 times the maximum value of the charge. ये यहाँ पर टाइम कांस्टेंट को डिवाइड किया है कि डिफाइन किया है कि टाइम कांस्टेंट असल में क्या है, वो टाइम है जो कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन किसी भी कैपेसिटर्स को जो टाइम रिक्वायर्ड होगा विच इज़ आरसी टाइम कांस्टेंट, उस पर कितनी परसेंट आपके पास, कितने टाइम्स आपके पास जो है चार्ज होगा कैपेसिटर, 0.632 times to get charge, 0.632 times the maximum value of चार्ज। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास असल में Q नॉट थी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 63.2%। इसको मैंने परसेंटेज में नहीं लिखा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गई इसकी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम जाएंगे, जरा डायग्राम देख लेते हैं। ये दो डायग्राम्स हैं जिसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का बताया हुआ है। ये जो है आपने जब पोटेंशियल आपने गुजारा, ठीक है ना, तो ये आपके पास कैपेसिटर चार्ज हुआ है। देखिए आप, ये कैपेसिटर जो है टाइम
और वोल्टेज के क्रॉस आपको दिखाया गया है, और ये जो दिखाया गया है वो टाइम और वोल्टेज जो है रेजिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज उस पे दिखाया गया है। As indicated by potential difference during the charging process, the charge on the capacitor increases with time and the delta VC approaches the value of the EMF। यानी आपके पास आपने जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिकेटेड बाय द पोटेंशियल, आपने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू किया, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ेगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वहां पर जाके चार्ज स्टोर हो रहे हैं, तो उस कैपेसिटर की जो है कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब बढ़ेगी तो आपके पास जो कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का जो वोल्टेज है डेल्टा वीसी, वो असल में कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो उस वैल्यू को अप्रोच करेगा जो आपके पास असल में ईएमएफ की वैल्यू है। ठीक है, तो this time is measured after the switch is closed at a at t is equals to 0। ये टाइम कब हुआ, ये टाइम तब मेजर हुआ जब आपने स्विच S को A से कनेक्ट किया और उस वक्त टाइम क्या था, उस वक्त टाइम 0 था। फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ तो वो तकरीबन मैक्सिमम उस वैल्यू तक चार्ज हुआ आपके पास। तो उसमें होगा क्या कि आप जब आपने उसे चार्ज करना शुरू किया, आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ना सिर्फ बढ़ी बल्कि उसका जो वोल्टेज था वो भी बढ़ा, और उसका जो वोल्टेज है वो इस हद तक बढ़ गया कि आपके पास उसका वोल्टेज जो है सर में हमारे पास बैटरी लगी हुई थी उसकी जो है उसके वोल्टेज के इक्वल हो गया। तो इसलिए हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है कैपेसिटर के जो हमने चार्ज भेजा था क्यू नॉट, उसके क्यू नॉट अपान सी उसके इक्वल वो हो गया। तो यहाँ पर आपने देखें आपको यहाँ पर जो है इन डिक्रीज होना शुरू हो गया, और यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है और यहाँ पर ये बड़ा है, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल किसको मिल गया है, असल में उस कैपेसिटर को चार्ज होने में लग गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जरा पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। आपने तो कैपेसिटर चार्ज, जब आपने कैपेसिटर चार्ज कर लिया, the switch S is disconnected from A and S is again joined with B। यानी आपके पास अगर हम ऊपर जाएं, हमारे पास जो डायग्राम थी ये वाली, अब जो है हमारे पास ये स्विच जो पहले A से कनेक्टेड था अब वो B से कनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा, जब वो B से कनेक्टेड हो जाएगा आपके पास जो है करंट कैसे गुजर रहा है, करंट आपके पास जो गुजर रहा है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट आपके पास गुजर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव गुजर रहा है लेकिन पॉइंट ये वाला कनेक्टेड है, तो होगा क्या, करंट ही नहीं गुजरेगा क्योंकि ये पॉइंट डिस्कनेक्टेड है, और करंट की डायरेक्शन जाने की ये है क्योंकि करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। अब करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जब उसको जाने के लिए यहाँ पर रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है सर्किट में कोई करंट ही पास नहीं हो रहा। जब सर्किट में कोई करंट ही पास नहीं होगा तो फिर ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसको मजीद चार्जिंग नहीं मिल रही। अब मजीद चार्जिंग जब इसको नहीं मिल रही, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था, अच्छा एक और बात भी होती है कि किसी भी चीज को आप चार्ज करें, या मैं ये कहूँ कि किसी चीज को भी आप हीट अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसको गर्म होने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो इसी से एक तरीके से कोई भी कैपेसिटर है तो उसको चार्ज होने के लिए उतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता जितना उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो कैपेसिटर चार्ज बहुत तेजी से होता है, जाहिर आपने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, उसको तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो चार्ज जाके तेजी से स्टोर होंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो डिस्कनेक्शन की वजह से क्या होगा, अब उसको उस कैपेसिटर को कोई भी पोटेंशियल नहीं मिला, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा when the after the capacitance charge, कैपेसिटर चार्ज हो गया, फिर आपने क्या किया, स्विच ए से आपने हटा दिया उसको और उसको स्विच एस को आपने कनेक्ट कर दिया बी से, द कैपेसिटर डिस्चार्जेस टू आर। अब क्या होगा, जब आर पे कोई पोटेंशियल नहीं गुजर रहा, आर पे कोई करंट नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा इस आर पोटेंशियल आर की वजह से, इस रेजिस्टर्स आर की वजह से। We can easily measure the potential difference delta VR is equals to IR across the resistor।
तो अब इस टाइम पे आपके पास इस रजिस्टर का करंट जो है वो जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा आई आर, जो कि पहले भी था। टू डिटरमाइन द करंट आई एंड ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हम जो है जब करंट मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें पोटेंशियल भी जो है अक्रॉस कैपेसिटर वो भी मेजर करना पड़ेगा। वो क्या होगा, टू डिटरमाइन द चार्ज क्यू। पहले भी हमने चार्ज क्यू फाइंड किया था, लेकिन उसमें हमने उसको जब निकाला था तो हम ये देख रहे थे कि वो कितना परसेंट चार्ज हो रहा था। अब हम उसकी डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर कैपेसिटर इज चार्ज द स्विच एज इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, हमने पॉइंट एस को ए से डिस्कनेक्ट किया और उस पॉइंट एस को हमने दोबारा कनेक्ट कर दिया किससे, विल पॉइंट बी से। देन द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज। अब वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, जैसे कि फिगर 1 में हमने बात की, लेट आई बी द करंट इन द कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट। अब उसका जो करंट तो था है ना, पोटेंशियल तो हम दे रहे थे, तो उसका करंट क्या है कि आई है, और जो उसमें कैपेसिटर का जो आपके पास वो उस पे जाके जो चार्ज मौजूद है उस वक्त अमाउंट का, वो क्यू है। इन दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टर। तो जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पहले गुजर, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट मौजूद था वो आई था, तो उसका जो वोल्टेज आएगा वो आई आर हो जाएगा। और कैपेसिटर के क्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल गुजर था वो कितना था, क्यू अपॉन सी। यानी आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ बैटरी का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब आप बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई और मजीद करंट या वोल्टेज तो आप नहीं गुजारे ना। जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है आपके पास कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इस इक्वेशन 1 में जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है जो ये जो टोटल सम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, when the switch is joined with B, therefore आपके पास E क्या हो जाएगा, कैपिटल E जीरो हो जाएगा। यानी और आपके पास रेजिस्टर के क्रॉस का जो है वोल्टेज क्या था, आई आर था, और अक्रॉस कैपेसिटर क्यू अपॉन सी था। अब आपने वही काम करना है थोड़ा सा कि आई को रिप्लेस करवा दिया डी क्यू अपॉन डी सी से। इस वैल्यू को उठा के आपने इस इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ आई है वहाँ पुट कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इस चीज़ को हटा दिया, क्यू अपॉन सी यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर इक्वल्स टू के जाके जीरो से माइनस हो गया। माइनस होने के बाद इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ आ गई, डी क्यू अपॉन डी डी टी आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन सी। अब हमने क्या किया, अब हमने ये काम किया क्या, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाइड कर लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी टी टी अपॉन सी आर। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर दो टर्म्स तो मौजूद नहीं है। जब दो टर्म्स मौजूद नहीं है तो अगर क्यू का भी मैं अगर डिफ्रेंशिएट लूँ तो ऊपर प्लस ही आएगा, प्लस लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त ऊपर जब चार्जिंग में हम देख रहे थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहाँ पर माइनस मौजूद था, तो यहाँ पर आपके पास माइनस लग गया था। अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो log ई क्यू इंटीग्रेट हो गया, log ई क्यू माइनस डी का टी का जो है हमने इंटीग्रेट किया, वो माइनस, वो जो माइनस तो यहाँ कांस्टेंट है, टी आ गया, और नीचे सी आर आपके पास डिनोमिनेटर में पहले से मौजूद था, ये भी कांस्टेंट है, प्लस के। इसको आर सी को हम जो है सी आर कर देते हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। आर सी या सी आर लिखें, एक ही बात है। नहीं देते हैं। इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स वी हैव log e माइनस टी प्लस के, इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर वही काम किया था कि हमें के की वैल्यू निकाली थी, तो हमने चार्ज क्यू को जो है, क्योंकि के आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रेशन का, तो अब इसको रिप्लेस करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही कब पुराना वाला काम करेंगे जो हमने किस पे किया था, जो हमने कैपेसिटर को चार्ज करने में किया था। यानी क्या करेंगे, टी को जीरो पुट करेंगे और क्यू को क्या पुट करेंगे, क्यू नॉट। क्यू को क्यू नॉट क्यों ले रहे हैं, क्यू नॉट अब हम इसलिए ले रहे हैं, पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने जीरो लिया था। क्यों, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ था, अब हमारे पास वो फुली चार्ज था। ठीक है, फिर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, अब टाइम फिर जीरो है।
लेकिन कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज है। तो उस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उस वक्त उसका जो है पोटेंशियल आपके पास कितना है, उस वक्त उसके क्रॉस जो है आपके पास चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। तो अब आपने क्या किया, तो क्यू को जो है आपने क्यू नॉट से रिप्लेस करवा दिया क्योंकि वो डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहा है। फिर आपने क्या किया, इस वैल्यू को क्वेश्चन 5 में पुट किया, टी जीरो हो गया, क्यू की जगह क्यू नॉट आ गया, तो आपके पास ये फैक्टर पूरा जीरो हुआ, के बराबर आ गया लॉग ई क्यू नॉट। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ के मौजूद है वहां हमने पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया कि अब हमें लॉग वाली चीजें एक साइड पे मजे की लगती है ना, वरना रायता फैला रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को ले जाके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया और इन दोनों को जब देखा तो ये प्लस हो रहा था, यहाँ के माइनस हो गया। फिर अब वही रूल अपने आप अप्लाई किया। हमने क्या कहा था कि जब दो लॉग्स में दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हो, यानी एक है लॉग एम माइनस लॉग एम, तो माइनस हो रही है तो अब वो डिवीजन के साथ रहती हैं। अगर दो चीजें, अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो वो लॉग के साथ जब लिखी जाएगी तो उसकी जो वो बराबर होंगी लॉग एम मल्टीप्लाई एन। यानी अगर दो लॉग पे दो क्वांटिटीज अगर प्लस हो रही हैं तो वो उसके वो बराबर होंगी उन दोनों क्वांटिटीज के लॉग के मल्टीप्लिकेशन के। और अगर वो दोनों क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो बराबर होंगी लॉग इनटू लॉग दोनों क्वांटिटीज के डिवीजन के। तो यही चीज आपके पास लॉग क्यू माइनस क्यू नॉट, मैंने इसको हटाया रिप्लेस किया तो वो आ गया लॉग ई क्यू अपॉन क्यू नॉट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने, अब मुझे पता है अगर कोई log e x इज इक्वल्स टू वाई के बराबर है तो मजीद मैं उसको आसान सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगी, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है आपके पास, उनके एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म। अगर मैं उसको अपनी बहुत आसान सी, ये तो लॉग की फॉर्म है ना, लोगैरिथमिक फॉर्म, ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, ये असल में पावर होती है, ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर। तो ये x है मेरे पास u अपॉन क्यू नॉट, और e आपके पास क्या है, e आपके पास के ऊपर आएगा, और y क्या है असल में माइनस टी अपॉन आर सी। इसके मुताबिक log e तो मौजूद है, ठीक है। x क्या आपके पास, ये वाली चीज, ठीक है, और y क्या आपके पास, ये वाली चीज। तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, जब एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, q अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट माइनस टी अपॉन आर सी। फिर वही काम करेंगे, वही काम रिपीट करेंगे, मजा नहीं आएगा, कैसे सॉल्व होगा, ओह क्या हो गया, क्यू नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ई से। फिर हमने वही काम करना है कि हमने क्या किया बच्चों, हमने ये किया कि सी आर की वैल्यू को हमने इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। आप इक्वल्स टू 1 ले यहाँ पर, लेकिन हमने सी आर की वैल्यू को इक्वल्स टू 1 नहीं, हमने टी लिया है, ठीक है। ऊपर भी हमने टी लिया था, वो गलती से मैंने 1 लिख दिया था, वरना वो था तो टी ही, क्योंकि टी टी कैंसिल होगा तो 1 आएगा ना। तो हमने टी लिख दिया, अब हमने यहाँ टी पुट किया, जब टी टी पुट किया तो टी टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये -1 हो गया। अब इसको दोबारा हमने एक्सपोनेंट -1 को रिप्लेस कर पाया, तो ये वही पुरानी वैल्यू जो ऊपर आई थी ना 0.368, तो वो भी यहाँ आ जाएगी, तो 0.368। अब Q बराबर आ गया 0.368 क्यू नॉट, तो ये वो आपके पास वैल्यू आ गई, यानी ये वो चार्ज आ गया आपके पास जब आपके पास एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब आप देखिए वहां कितना था, वहां जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे वो आ रहा था 63.2%। यानी आपके पास जब कैपेसिटर चार्ज हुआ था तो एक कैपेसिटर चार्ज हुआ 63.2%, उसके ऊपर चार्जेस जो है वो जाके जो है वो इतने स्टोर हो गए। लेकिन डिस्चार्ज कितने परसेंट हुआ है, वो 36% डिस्चार्ज हो चुका है। तो आपके पास ये जो है डिस्चार्जिंग वैल्यू है इसकी, Q is equals to 0.368 Q naught. Hence the time constant of a CR circuit may also be defined as, यानी वही time constant जो आपके पास ऊपर आया था वही यहाँ आएगा, as the time taken by the charge to full for maximum value 0.60 of its maximum value। यानी आपके पास CR क्या है, CR वो time taken है जो कि आपके पास किसी भी कैपेसिटर्स को चार्ज करने में यूज किया जाता है, और वो कब तक चार्ज करता है, तकरीबन 63.8%। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हम कैपेसिटर को चार्ज करें, हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, हमारे पास हमने आरसी सर्किट लिया, यानी एक रेजिस्टर था और एक कैपेसिटर था, उन दोनों को हमने जो है एक दूसरे से ज्वाइन करके एक आरसी सर्किट लिया, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल जो है गुजरना शुरू हुआ।
अब क्या हुआ, जब पोटेंशियल गुजरना शुरू हुआ तो कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो थ्रू रेजिस्टर जो है चार्ज हुआ है, तो वो इस हद तक चार्ज हो गया कि आपके पास मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर जाके स्टोर हुआ Q0, ठीक है। तो फिर चार्ज होने के बाद आपके पास जाहिर है अब टोटली चार्ज कैपेसिटर आपका हो गया, तो इसका मतलब है सारा का सारा जो बैटरी का जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है बैटरी से, जो पोटेंशियल आपने दिया है वो सारा का सारा किसमें किसको चार्ज करने में ख़त्म हुआ है, वो आपको कैपेसिटर्स को चार्ज करने में ख़त्म हुआ है। लेकिन किसकी फॉर्म में, रेजिस्टर के फॉर्म में। तो रेजिस्टर का भी वोल्टेज होगा अपना, रेजिस्टर का वोल्टेज हमके पास इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ IR था, और जो कैपेसिटी का तो वो Q/C था। लेकिन अब जो कि मैक्सिमम जो हमारे पास हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे पास वो EMF क्या हो गया, Q0/C हो गया। फिर हमने दोनों को रिप्लेस किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन हुई, तो उसमें जाके हमारे पास जब हमने सॉल्व किया उसको फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, Q = Q0, या मैं कहूँ Q = 0.638 Q0, यानी हमारे पास जो है कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हुआ, 63.8% चार्ज हुआ है। और कितना उसको टाइम लगा, टाइम कांस्टेंट उसको टॉ लिखते हैं वैसे, लेकिन CR उसको सिंबल होता है, C फॉर कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस। दोनों को प्रोडक्ट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, कोई भी कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, तो वो दो वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपके पास उससे वो टाइम आ जाएगा जो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो है वो यूज़ होता है। डिस्चार्जिंग टाइम उसका अलग होगा चार्जिंग टाइम से, क्योंकि चार्जिंग जो CR है असल में वो हमें डिफाइन कर रहा होता है कि इसको ये भी कैपेसिटर को मैक्सिमम 63.8% तक उसको अगर चार्ज करना है तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और वो टाइम असल में डिपेंड कर रहा होता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। इसका मतलब कहने का आसान लफ्ज़ों में ये है कि किसी भी कैपेसिटर को अगर चार्ज कर रहे हैं तो जो उसका टाइम है वो टाइम जो है डिपेंड कर रहा है उस सर्किट पे मौजूद उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर और उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर कोई भी वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ कम होंगी तो टाइम भी कम होगा। तो इसका मतलब है आपके पास अच्छा कैपेसिटर जब डिस्चार्जिंग हुई होनी शुरू हुई तो तब भी आपके पास टाइम 0 था, जब चार्जिंग होना शुरू हुई तब भी आपके पास वो 0 था, ठीक है, फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये काम हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।